स्टैंडर्ड 10 हिंदी चैप्टर 8 सुधा मूर्ति। जीवनी। तो जीवनी मतलब बायोग्राफी। अगर हम किसी की पूरे जीवन की कथा सुनते हैं, उसके पूरे जीवन में क्या क्या हुआ वो देखते हैं, तो उसे कहते हैं जीवनी। तो ये एक जीवनी का प्रकार है। सुधा मूर्ति, उनका परिचय देखते हैं। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियरिंग के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्यक्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है। इस बात पर ज्यादा जोर दिया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। लेट्स स्टार्ट लेसन 8 सुधा मूर्ति। अप्रैल 1974 की ये बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्था के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगी एक विज्ञापन पर पड़ी। तो जो ये फर्स्ट पिक्चर है वो है भारतीय विज्ञान संस्था जो बेंगलुरु में है। तो एक दिन जब सुधा मूर्ति जा रही थी तब नोटिस बोर्ड पर उनकी नज़र पड़ी। वहाँ पे हॉस्टल में वह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी टाटा कंपनी की ओर से नौकरी के लिए इच्छुकों के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी, छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। यानी जो ये नोटिस बोर्ड पर जो विज्ञापन छपा था, जाहिरात थी नौकरी के लिए, वो ओनली बॉयज़ के लिए थी, यानी महिला के लिए ये आवेदन पत्र नहीं है, ऐसा नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था। तो ये बात सुधा मूर्ति को अच्छी नहीं लगी। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। उनको ये बात अपने दिल को छू गई कि वो जिसने उनकी पढ़ाई की है, वो डिग्री मिलने के बाद जब नौकरी के लिए विज्ञापन आता है तो उसमें ओनली बॉयज़ के लिए ही होता है कि जो पुरुष उम्मीदवार है वो ही आवेदन करे। उसमें लिखा होता है महिला आवेदन पत्र न भेजे। तो वो बात उनके दिल को छू जाती है और वो उसे अपने मन में बिठा लेती है। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली वो लड़की थी। योग्य थी, परिश्रमी थी, नहीं उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं। वह इसका विरोध करेगी और डट कर करेगी। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है। फिर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो अब ये जान के रहेगी कि जो टाटा कंपनी है वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर उसने अपनी हॉस्टल के रूम की ओर बढ़ी और उसने ये किया कि ये मालूम किया कि उसके सर्वोच्च अधिकारी कौन है।
और के बाद उन्होंने एक पोस्ट कार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा इस्पात रासायनिक पदार्थ कपड़ा मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्था की स्थापना में बढ़ चढ़कर आपका योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्था में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्च पर पूना शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पूना पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनकी वह सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशाला में जाकर कार्य करना चाहिए, लेकिन हमें नहीं कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। उसने दृढ़ता से ये आंसर दिया। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है। बधाई। यानी साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू हम कहे तो अब जैसे कि हम अगर कोई कंपनी में जाते हैं तो वो हमारा इंटरव्यू लेते हैं, तो उसी तरह सुधा मूर्ति को भी बुलाया और उनको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए और उन्होंने उनका सही में आंसर दिया। तो वो लोग चौंक गए और उन्हें कहा कि आपको ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको तो अनुसंधानशालाओं में आप कार्य कर सकती है। लेकिन सुधा मूर्ति ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो फिर उन्हें वो पद उन्होंने दे दिया। अब आगे देखते हैं। टेल्को यानी टाटा में इंजीनियरिंग के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी। सुधा कुलकर्णी जिनका नाम था। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवा देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की। तो फिर सुधा मूर्ति ने क्या किया? वो सुधा मूर्ति कैसे बनी? वो थी सुधा कुलकर्णी पहले, शादी से पहले। लेकिन जब वो टेल्को कंपनी में कार्य कर रही थी तो वहाँ उनकी मुलाकात श्री नारायण मूर्ति के साथ हुई और उनका विवाह उनसे हो गया। इसीलिए वो सुधा कुलकर्णी से सुधा मूर्ति बन गई। उसके बाद उन्होंने अपने पद को त्याग दिया और बेंगलुरु जाके अपने पति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली, जिसने आगे जाके बहुत तरक्की की। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनवाई और उसे कार्य रूप दिया। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्णतः रूप से समाज सुधारक के लिए समर्पित कर दिया था, क्योंकि वो जब उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट की तो उन्हें लगा कि उन्हें कितनी मुश्किलें पड़ी और ये स्त्री पुरुष का भेदभाव और ये सारी जो तकलीफ़ें हैं वो आने वाली पीढ़ी को ना पहुँचे। इसीलिए उन्होंने आगे समाज सेविका में वो लग गई, समाज विकास के कार्य में वो लग गई और उन्होंने कई सरकारी स्कूलों में
कंप्यूटर एवं लाइब्रेरी की योजनाएं बनवाई और उसको कार्यरूप दिया। इस तरह सुधा मूर्ति ने स्वयं को अपूर्णतः रूप से समाज सुधारक के लिए समर्पित कर दिया था। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सक उपकरण उपलब्ध करवाए। कांची में केसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पोटुमडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायक तथा उस्मानाबाद जिला में उड़ीसा के कल्हार हांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। यानी ये सारे कार्य भी उन्होंने साथ साथ चालू कर दिए और वो समाज सुधारक बन गई। फिर उन्होंने ये सारे जो थे कार्य, जैसे कि चिकित्सालय यानी अस्पताल में जो जो साधन ज़रूरी है उसके लिए उन्होंने सेवा दी और अनेक क्षेत्र में राहत कार्य उन्होंने चालू कर दिया। सूखा पीड़ित यानी जहाँ पे अकाल होती है वहाँ जिन लोगों को सहायता चाहिए होती है उन्हें भी उन्होंने वो सहायता उपलब्ध करवाई। तो इस तरह सुधा मूर्ति समाज सेविका के रूप में कार्यरत हो गई। उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी यानी शिष्यवृत्ति दी और गाँवों में लगभग 300 कंप्यूटर वितरण किए। तो इस तरह स्कूलों में कंप्यूटर की जो क्लास थी वो उन्होंने शुरू करवाई। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को अनेक कार्यों के लिए उनके अनेक पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, योजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, विमेन ऑफ द ईयर 2002, FM रेडियो द्वारा राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि उन्हें पुरस्कार दिए गए हैं और उनको सम्मानित किया गया है। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया, यानी महिलाओं के लिए उन्होंने जो रास्ता है वो बनाया आगे का। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। उनके उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूले नहीं समाती। महिलाओं की इस सफलता पर वे कह उठती है, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। तो इस तरह सुधा मूर्ति ने स्त्री शिक्षण के लिए और स्त्रियों को एक मान सम्मान दिलाने के लिए अनेक कार्य किए हैं और उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया कि आज के समय में जो इंजीनियरिंग विद्यालय है उसमें 50% लड़कियों वहाँ पे पढ़ाई कर रही है और जो कंपनी है बड़ी बड़ी उसमें भी मशीनों के बीच में लड़कियाँ अपना कार्य कुशलता से वहाँ कर रही है। तो उन्होंने इस तरह स्त्री शिक्षण को आगे बढ़ाया और उनके सहायक बनी। और आप सब जानते हो कि अब हर एक क्षेत्र में जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कम नहीं है। कोई भी क्षेत्र हो उनमें वो लड़कियां लड़कों से आगे काम कर दिखाती है।